Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is वाक्य. बेटा 9वीं कक्षा में आपने वाक्य पढ़े थे, लेकिन वो अर्थ के आधार पर थे. अब 10वीं कक्षा में आप रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे. तो वाक्य की बात करें तो वाक्य किसे कहते हैं? इंग्लिश में आप इसे सेंटेंस कहते हो बेटा. कि वह एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे वक्ता अर्थात कहने वाले का भाव स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं. जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा. मेरे इस वाक्य के कहने से आप लोगों को पता चल गया कि मैं दिल्ली जाने की जो भी है वह दिल्ली जाने की बात कर रहा है. अब रचना के आधार पर वाक्य बेटा 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य. इन सब को पढ़ने से पहले हमें वाक्य के अंग कि जिस प्रकार हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार वाक्य के भी अंग, घटक और अन्य तत्व होते हैं. तो पहले उनको जान लेते हैं कि वाक्य के अंग. आप लोग जानते हैं वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय. अब उद्देश्य किसे कहा जाता है? बेटा उद्देश्य कर्ता होता है. वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं. और उद्देश्य के बारे में जो कुछ वाक्य में बताया गया है उसे विधेय कहते हैं. विधेय मीन्स क्रिया बेटा. उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है और विधेय क्रिया को कहा जाता है. जैसे वह कल दिल्ली जाएगा. अब इसमें उद्देश्य कौन है? यानी कि आपको कर्ता ढूंढना है, तो वह यहाँ कर्ता है. दिल्ली जाएगा, ये सारा विधेय बच गया. तो वाक्य में उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में जो कुछ बताया गया उसे विधेय कहते हैं. ये वाक्य के 2 अंग होते हैं. अब वाक्य के घटक की बात करते हैं बेटा. अब आप लोग पूछोगे घटक क्या होते हैं? कि वाक्य की रचना करने वाले अंगों को वाक्य के घटक कहते हैं. वाक्य के कुछ घटक ऐसे होते हैं जिनके बिना वाक्य पूर्ण और सार्थक नहीं कहा जा सकता. ऐसे घटकों को ही अनिवार्य घटक कहते हैं बेटा. कि वाक्य के घटक 2 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक. जिनके बिना वाक्य पूर्ण और सार्थक नहीं होगा उन्हें अनिवार्य घटक कहते हैं. अनिवार्य घटक में बेटा मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया होते हैं, और ऐच्छिक में ये जो वाक्य का निर्माण कर रहा है उसकी इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक मीन्स इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा पर आधारित होते हैं कि वह उसमें क्या डालना चाहता है और क्या नहीं. जैसे अब मैं कह दूँ कि गीता सीता के लिए पुस्तक लाई है, तो इस वाक्य में सीता के लिए अर्थात संप्रदान कारक घटक ऐच्छिक घटक है, क्योंकि इसके बिना भी वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण है. जैसे गीता पुस्तक लाई है, यहाँ गीता सीता के लिए पुस्तक लाई है, पहला वाक्य ये था. इसमें अगर हम सीता के लिए को हटा भी दें तो ये व्याकरणिक दृष्टि से पूरा हो जाता है कि गीता पुस्तक लाई है. तो कुछ इसमें जैसे ये कर्म विशेषण, ये चीज़ें ऐच्छिक कहलाती हैं. ये इच्छा पर आधारित होती है कि आप उन्हें वहाँ प्रयोग करना चाहते हो या नहीं. लेकिन अनिवार्य घटक आवश्यक होते हैं बेटा, इनके बिना वाक्य का निर्माण नहीं होता है. अब बात करते हैं वाक्य के तत्व की. वाक्य के तत्व बेटा 6 होते हैं. अब पहला है आपका सार्थकता. कि सार्थकता, वाक्य का निर्माण आप जब करते हो तो वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए. सार्थक शब्द के साथ हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं. अकेले निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता. निरर्थक शब्दों का सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वह भाषा को रोचक बना देते हैं. जैसे कई बार हम कहते हैं कि रोटी वोटी खा ली, खाना वाना खा लिया, तो यहाँ वोटी या खाना, ये वाना, इनका अर्थ नहीं होता. ये निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन भाषा को रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. तो सार्थक शब्दों के साथ आप निरर्थक का प्रयोग कर सकते हैं, अकेले इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता. सेकंड पॉइंट है बेटा अपना योग्यता. कि वाक्य में प्रत्येक शब्द के अंदर कोई ना कोई योग्यता और क्षमता होती है, और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग उनकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए. जैसे
गाय घास पीती है, क्या यह वाक्य सही है? घास में किस चीज़ की योग्यता है? बेटा घास में खाने की योग्यता है, ना कि पीने की। तो जिस शब्द में जैसी योग्यता है उसी के अनुरूप उसका प्रयोग होगा। तो यहाँ गाय घास खाती है, ठीक होगा। गाय पानी पीती है, अब हम क्या दें, घास पीती है, पानी खाती है, तो ये इनके अनुरूप सही नहीं है। इसलिए शब्द में जैसी योग्यता है उसका प्रयोग उसी के अनुरूप होना चाहिए। अपना थर्ड पॉइंट है बेटा आकांक्षा। आकांक्षा मीन्स इच्छा कि वाक्य, जब आप वाक्य का प्रयोग करोगे तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा या शंका नहीं बचनी चाहिए। जैसे मैंने उसे समझा है, क्या समझा है? इसमें इच्छा, आकांक्षा, शंका, प्रश्न बच गया बेटा। जब आप वाक्य कहोगे तो वह पूर्ण होना चाहिए, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ मैंने कहा कि मैंने उसे बुद्धिमान समझा, तो यह वाक्य पूर्ण हो गया। अब कह देते हैं मैंने उसे समझा, क्या समझा? अधूरा रह गया, इसीलिए यहाँ आकांक्षा बच गई है। तो किसी भी वाक्य में वह आकांक्षा नहीं बचनी चाहिए, तभी वाक्य पूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है बेटा अपना निकटता। निकटता मीन्स शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। उन्हें चाहे हम बोले अथवा लिखें तो उनमें परस्पर निकटता बनी रहनी चाहिए। कैसे? कि उनमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, कहीं मैं धीरे बोल रही हूँ, कहीं तेज़ बोल रही हूँ, कहीं रुक रही हूँ, कहीं चल रही हूँ, तो ये तरीके से व्याकरणिक नियमों के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना या बोलना सुर लय ताल के साथ, यह निकटता कहलाता है। अपना अगला पॉइंट है बेटा पदक्रम। वाक्य में शब्दों का क्रम में होना भी ज़रूरी है। क्रम भंग होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्रम, जैसे अब मैं कह दूं खा चुके हैं सभी खाना व्यक्ति, तो क्या यह ठीक है? इसमें क्रम भंग हो गया बेटा, इसीलिए निश्चित अर्थ प्रकट करने में यह असमर्थ है। अब निश्चित कर्म बनाएंगे तभी इसका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं, तो इनका उचित पदक्रम भी होना आवश्यक है। वह लिंग वचन क्रियाकर्ता के अनुसार उनका प्रयोग होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में जब सेंटेंस पढ़ते हो तो फॉर्मूला यूज़ करते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसी प्रकार हिंदी में भी पहले कर्ता आएगा बेटा, फिर आपको कर्म डालना है तो कर्म, पूरक रखना है तो पूरक प्लस क्रिया, अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये पदकर्म होता है। आपका अंतिम तत्व है बेटा अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक आदि का क्रिया के साथ मेल होना चाहिए। जैसे अब यही था कि जैसे मैंने बताया था खा चुके हैं सभी खाना व्यक्ति, ये मेल नहीं था, जबकि होना चाहिए था सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं। यह लिंग, वचन, पुरुष के काल, क्रिया आदि के कारण इनका एक साथ मेल हो गया था, इसीलिए यह पूर्ण वाक्य कहलाता है। अब अपना अगला है बेटा वाक्य रूपांतरण, जो आपकी परीक्षा में मुख्य रूप से आता है कि आपको परीक्षा में 4 अंक के ये आपके वाक्य आएंगे बेटा। इसमें आपको वाक्य रूपांतरण ही करना है। इसमें आपको एक वाक्य दिया, उसका भेद भी पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य का भेद बताइए कि वह कैसा वाक्य है, जैसे सरल, संयुक्त या मिश्र। अब सरल वाक्य की यदि हम बात करें कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, जहाँ एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु क्रिया एक ही हो, वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ। यहाँ अब आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को एकता, सुनीता, वनीता, कविता, राजेश, अक्षय, विवेक, जो भी है, और उसके बाद आप चाहे अपनी कक्षा के सभी बच्चों के नाम लिख ले। और मोहित 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये सारे एक क्रिया कर रहे हैं बेटा। उद्देश्य तो बहुत सारे हो गए, उद्देश्य यहाँ मायने नहीं रखते। उद्देश्य चाहे कितने ही हो,
कर्ता चाहे कितने ही हो, लेकिन क्रिया एक होनी चाहिए, वह सरल वाक्य होता है। जैसे देश पर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है, यह सरल वाक्य है बेटा। अब संयुक्त वाक्य की बात करें कि जहाँ दो सरल वाक्यों को योजक द्वारा, समानाधिकरण योजक द्वारा जोड़ा जाए, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। कैसे कि आप दो सरल वाक्य ले लीजिए और उन्हें समानाधिकरण योजक, समानाधिकरण योजक क्या होते हैं बेटा? जो समान स्तर के वाक्यों को या उपवाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, उन्हें समानाधिकरण योजक कहते हैं। आप लोग पिछली कक्षाओं में इन्हें पढ़ भी चुके हैं, जैसे और, तथा, या, वह, अन्यथा, वरना, इसलिए, सो, अतः, ये वैधिकरण योजक होते हैं। अब संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक होते हैं वो चार तरह से कार्य करते हैं बेटा, कि उपवाक्यों को जोड़ने का, उपवाक्यों को विभाजित करने का, वाक्यों के बीच विरोध करने का, उपवाक्यों के बीच कारण तथा परिणाम का संबंध प्रकट करने का। ये जो योजक होते हैं ये चार कार्य करते हैं। इन चार कार्यों के आधार पर इन्हें चार भेदों में बांटा गया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाची संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य में यह इसके और, तथा, एवं इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ और सोहन सोता है। आप आए तथा साथ में औरों को भी लाए। मैं चाय लाऊंगा और आपके लिए कॉफ़ी। इनमें ये संयोजक संयुक्त वाक्य हैं बेटा। अब विभाजक की यदि हम बात करें तो विभाजक में यह संयोजक विकल्प दर्शाते हैं, एक की स्वीकृति और दूसरे की अस्वीकृति दर्शाते हैं। जैसे आप घर चले जाएंगे या मैं छोड़ कर आऊँ, ठीक से खाओ अथवा रहने दो। इसमें मुख्य रूप से विकल्प या स्वीकृति अस्वीकृति को दर्शाया जाता है। आप पुस्तक पढ़ेंगे कि आराम करेंगे। अब विरोधवाचक संयुक्त वाक्य में बेटा कि विरोध को ये प्राय किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, पर आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। जैसे वह चोर है परंतु धोखेबाज नहीं, वह पढ़ाई में कमज़ोर है परंतु खेलों में अच्छा है। परिणामवाची संयुक्त वाक्य में बेटा इसलिए, अतः, सो, अतएव इनका प्रयोग किया जाता है। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कारण या परिणाम को दर्शाया जाता है, इसीलिए ये परिणामवाची संयुक्त वाक्य होते हैं। मैं कल नहीं आऊँगा अतः मेरे घर चले जाना। वह दूर था सो मुझे नहीं देख पाया। अब इसलिए की बात करते हैं बेटा कि मिश्र वाक्यों में भी इसलिए का प्रयोग होता है और संयुक्त वाक्य में भी। लेकिन इनमें अंतर कहाँ होता है कि संयुक्त वाक्य में प्रयोग होने वाले इसलिए अव्यय के साथ, इसलिए योजक के साथ बेटा और का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मिश्र वाक्यों में नहीं हो सकता। जैसे मैंने अंतिम उदाहरण में, अब वाक्य रूपांतरण का जो अंतिम उदाहरण है, मैंने उसमें और इसलिए को अंडरलाइन किया है। यह इसीलिए किया है कि संयुक्त वाक्य में आप और का प्रयोग इसलिए के पहले कर सकते हो, लेकिन मिश्र वाक्य में जब इसलिए से पहले आप और का प्रयोग करके देख लेना, वह वाक्य अशुद्ध प्रतीत होगा। जहाँ अशुद्ध प्रतीत होगा वह संयुक्त वाक्य नहीं होगा। वह सच्चा देशभक्त है और इसलिए देश पर मर मिटता है। यहाँ पर जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है, यहाँ सेंस नहीं बनेगी इसकी इसलिए के साथ। इसीलिए बेटा मिश्र वाक्यों में इसलिए से पहले और का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। आपके जो परीक्षा में आएंगे, आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे, वो 4 नंबर के ऐसे ही आएंगे कि एक वाक्य को आपको दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना है। जैसे सरल वाक्य दे दिया, उसको संयुक्त में बनाइए, उसे मिश्र में बनाइए या उसका भेद बताइए। उसका भेद आप कैसे बताएंगे? जहाँ उद्देश्य चाहे कितने ही हों लेकिन क्रिया एक होगी तो वहाँ पर सरल वाक्य होगा। अब सरल वाक्य को जब आप संयुक्त में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा कि सरल वाक्य में 2 क्रियाएं लगाकर आप 2 उपवाक्य किसे कहते हैं बेटा?
सरल वाक्य को ही उपवाक्य कहा जाता है। आप सरल वाक्य से दो क्रियाएं बना लीजिए उसके अलग अलग करके, जैसे वह सच्चा देशभक्त है, वह सच्चा देशभक्त है, एक क्रिया के साथ सरल उपवाक्य बन गया बेटा। इसलिए देश पर मर मिटता है, सॉरी बेटा, देश पर मर मिटता है। ये दो क्रियाएं हमें मिल गई है, इसीलिए और इसलिए हमने योजक से इसे जोड़ दिया, तो यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य बन गया। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य की परिभाषा होती है बेटा कि जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो और वैधिकरण योजक के साथ जुड़े हो, वह वहाँ मिश्र वाक्य होता है। कैसे कि सरल वाक्य बनाने पर मुख्य क्रिया के रूप में कि कैसे बनाएंगे बेटा कि मिश्र वाक्य की मैंने सेंटेंस बोला, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अब ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य से हम सरल कैसे बनाएंगे कि वर्षा अच्छी होने पर फसल भी अच्छी होती। सरल वाक्य बनाने पर प्रमुख क्रिया के रूप में होती क्रिया ने अपना रूप नहीं बदला, अतः यहाँ होती क्रिया प्रमुख क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि फसल भी अच्छी होती प्रधान उपवाक्य और बाकी आश्रित उपवाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा। आश्रित उपवाक्य प्रायः कि, जो, जिसने, ताकि, क्योंकि इन अवयवों से प्रारंभ होते हैं। प्रधान क्रिया प्रधान उपवाक्य की ही होती है, ये इसकी पहचान होती है, क्योंकि आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि प्रधान उपवाक्य छाटिए या आश्रित उपवाक्य को छाटकर उसका भेद भी बताइए। अब उपवाक्य की बात करें तो आश्रित उपवाक्य बेटा तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन प्रकार के आपके उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य में आप इन्हें जब प्रयोग करोगे तो संज्ञा उपवाक्य प्रायः की से आरंभ होता है, कई जगह की का लोप भी होता है। जैसे मैं अब नहीं खाऊंगा, बच्चे ने कहा, मैं अब नहीं खाऊंगा कि बच्चे ने कहा कि मैं अब नहीं खाऊंगा, तो की जहाँ बच्चे ने कहा ये आपका प्रधान उपवाक्य है कि, इसमें वैधिकरण योजक है बेटा। मैं अब नहीं खाऊंगा ये इसका आश्रित उपवाक्य है। तो वहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है कि आश्रित उपवाक्य छाटिए, तो आपको छाट कर लिखना है मैं अब नहीं खाऊंगा। अब उसके भेद की बात करें कि इसका भेद भी बताइए, तो की से आरंभ होने वाले ये आश्रित उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है, तो वहाँ संज्ञा उपवाक्य होता है। तो आपको की को साथ इंक्लूड नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं अब नहीं खाऊंगा लिखना है और आश्रित उपवाक्य लिखना है कि आश्रित उपवाक्य, उसके भेद के लिए आपको अगली लाइन में संज्ञा उपवाक्य लिखना है। ऐसे ही अन्य उदाहरण दे रही हूँ, मैं जानता था वह दिल्ली चला गया, की का यहाँ लोप हो गया, तो आप स्वयं ही उस सेंटेंस में की का प्रयोग कर सकते कि मैं जानता था, की अपने आप ही मन में आ जाएगा। जब यहाँ आ जाता है तो आप क्लियर कर सकते कि ये संज्ञा उपवाक्य है, और मैं जानता था ये प्रधान उपवाक्य, वह दिल्ली चला गया यह है आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार आपको यहाँ छाटने हैं बेटा। अब विशेषण उपवाक्य की बात करते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही बच्चा है जो मोटा था, इस वाक्य में जो मोटा था विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह बच्चे की विशेषता के रूप को दर्शाता है। प्रायः विशेषण उपवाक्यों के आरंभ में संबंध बोधक सर्वनाम जो से बने रूप, जैसे बेटा जिस, जो, जिसे, जिसका, जिस पर आदि का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है जो मेरे पिताजी ने उपहार में दिया था, तो जो से, जो यहाँ विशेषण का रूप है बेटा, तो यहाँ पर जो से लेकर आपको उसके पीछे का सारा आश्रित उपवाक्य यदि पूछा जाता है तो आपको ये यहाँ लिखना पड़ेगा और इसका उपभेद बताओगे आप विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य प्रायः जो के विभिन्न रूपों से आरंभ होता है और जहाँ से वह स्टार्ट हुआ है वहीं से
आपको वो लिखना पड़ेगा अगर पूछा है कि आश्रित उपवाक्य छांटकर लिखिए। ये कई बार अंत में भी होते हैं और कई बार आरंभ में भी होते हैं। जैसे जो झूठ बोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता, तो जो झूठ बोलता है यहाँ आश्रित उपवाक्य है बेटा और विशेषण उपवाक्य है। अब बात करते हैं अपने क्रिया विशेषण उपवाक्य की। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं नहा रहा था, तो जब तुम पढ़ रहे थे ये क्रिया विशेषण उपवाक्य बेटा। अच्छे व्यक्ति जहाँ जहाँ जाते हैं सम्मान ही पाते हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ अधिकतर क्रिया विशेषण में बेटा ये जोड़े का प्रयोग होता है, लेकिन कई जगह लोप हो जाता है। जैसे जब के साथ तब का, तो यहाँ एक का प्रयोग हुआ, दूसरा अपने आप मन में आ जाता है जैसे वैसे। लेकिन आप जब भी इन्हें पहचानोगे ये क्रिया की विशेषता बताएंगे। यदि बरसात होती तो फसल भी अच्छी होती, तो फसल कब अच्छी होती? जब बरसात होती। तो यदि बरसात होती ये इसका आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगर से यदि से ये जब आरंभ होते हैं तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। तो जब आप इन्हें परिवर्तित करते हैं किसी सरल वाक्य को या संयुक्त वाक्य को, तो आप जब तब का प्रयोग करके, यदि अगर का प्रयोग करके, जैसे वैसे का प्रयोग करके इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना।